अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करूँगा सीएम अली अमीन गंडापुर साहब की। कल मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था अफगान काउंसिल जनरल जो कि खड़े नहीं हुए कौमी तराने पर। जब पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू हुआ तो उन्होंने खड़े होने की ज़हमत पेश नहीं की, बाकी सब खड़े हो गए थे। अब वहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि ये प्रोग्राम हो रहा है केपीके में और वहाँ के सीएम है अली अमीन गंडापुर साहब, तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों खड़े नहीं हुए। अब इसके अंदर वो जो म्यूजिक वाला फैक्टर ऐड हो रहा है कि एक तराने में म्यूजिक है, इस वजह से ऐड नहीं हुए। तो मेरा सवाल बनता है कि फिर भारत का जब कौमी तराना बजता है तब आप लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, और मुल्कों में जाते हैं वहाँ का कौमी तराना बजता है, वहाँ आप क्यों खड़े हो जाते हैं। तो ये जो बात है, मेरे ख्याल में कुछ एथिकल नॉर्म्स होते हैं कि आप सिर्फ जब तराना बज रहा हो उस मुल्क की इज्जत के लिए, उस मुल्क की ताज़ीम के लिए आप खड़े होते हैं, और इसका कोई रीज़न नहीं होता। दूसरी चीज़ आती है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है इस पर, तो जब आप अपने मुल्क की इज्जत खुद नहीं करेंगे या खुद नहीं करवाएंगे, अगर आपके मुल्क का तराना है, अगर आपके मुल्क का नाम है, सालों से ये होता है, हमेशा की प्रैक्टिस है, हम स्कूल में हो या कहीं पर भी हो, किसी इजलास में हो, किसी फॉर्मल मीटिंग के अंदर हो, अगर वहाँ तराना बजता है तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। दूसरे मुल्कों के सफ़ीर आए हुए हो या आप किसी मुल्क गए हुए हो, आप क्रिकेट देख लें, क्रिकेट के अंदर भी ये चीज़ होती है, किसी भी मुल्क का तराना बजता है तो दूसरी टीमें भी खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर क्यों इस तरीके की चीज़ होती है? ये सिर्फ आप एक रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो जब सीएम केपीके इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो मैं आगे सीएम के बारे में क्या कह सकता हूँ? मेरे ख्याल में आप लोग खुद समझदार हैं। तो मेरा ख्याल में सीएम केपीके की तरफ से ये चीज़ थी कि बस अब जाने दो। तो ये हैं जी सीएम केपीके। अब चलते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आजकल बहुत एक्टिव हुए हुए हैं, मौलाना साहब से मल्टीपल मीटिंग्स उनकी चल रही हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे उनका तो मामला तकरीबन आगे चला गया है। वो होगा नहीं होगा, जब खबर सामने आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अगले जो जस्टिस हैं वो मंसूर शाह साहब ही हैं, चीफ जस्टिस हमारे। तो अभी तक की ये खबरें सामने आ रही हैं। बिलावल साहब ने तो अपने स्टेटमेंट के अंदर कल कह भी दिया था कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब होंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वाला मामला है वो तो फिलहाल पड़ गया है खटाई के अंदर। मौलाना साहब की जो डिमांड्स थी वो भी सुनने में आ रहा था काफ़ी थी, लेकिन मौलाना साहब ने जो बातें की हैं ना वो काफ़ी हद तक सही भी थी। और चूंकि मौलाना साहब इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है तो हुकूमत को ये चीज़ प्रोलॉन्ग करनी पड़ गई है। अब आगे क्या होता है, ये मसला कब हल होता है, ये आपको बताएंगे जैसे ही हमारे पास खबर आती है, आपके साथ फौरन शेयर की जाएगी। और नाजरीन, ये जो मुसव्वदा था जिसको बताया जा रहा था कि ये आईनी तरमीम है, उसके बारे में भी हर कोई अलग अलग बयान दे रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कॉपीज मिली हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट जो है वो होपफुल है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट हासिल कर लेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बार बार यही बयान दिया कि हमारे नंबर पूरे हैं, कि हमारे नंबर तकरीबन पूरे हैं, और नहीं भी पूरे तो पूरे हो जाएंगे। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ हिजबुल्लाह और इसराइल की। पहले क्या किया इसराइल ने कि पेजर धमाके किए, जिनका मैंने कल के व्लॉग के अंदर भी जिक्र किया था, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जख्मी हुए हैं। अब जो उन्होंने नेक्स्ट मूव की है वो वॉकी टॉकी पर की है। तो अब इन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है और ये अटैक कर रहे हैं हिजबुल्लाह वालों पर। ये चाह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की जो तंजीम है उसको प्रॉपर ख़त्म कर दिया जाए, और जो उनके जंगजू कमांडर्स हैं उनको पहले टारगेट कर लिया जाए। इसलिए जो खास लोग होते हैं, जिनको मैसेज देना होता है, जिनके पास पेजर होता है, जिनके पास वॉकी टॉकीज थे, अब उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने पहले भी ये बात की है, अपने हर व्लॉग में बात बोलता हूँ, यूएन को और जो आलमी इदारे उनको इंटरवीन करके इस जंग को रुकवाना चाहिए, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवानी चाहिए। उसके साथ साथ ये जंग पूरे खित्ते में फैल रही है, और अगर ये जंग और ज़्यादा बढ़ गई तो इसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फिर जब और मुल्क भी एक दूसरे की सपोर्ट में कूदेंगे, जो बड़ी ताकतें अभी जो खुल के सामने नहीं आई हैं वो जब खुल के सामने आ जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर इसको रोकना इम्पॉसिबल होगा। तो अभी इसके अंदर इंटरवीन करें और इसको रुकवा दीजिए। अब जरा बात कर लेता हूँ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के हवाले से। वो एनर्जी सेक्टर में रशिया के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो पीएम है उनको भी इन्विटेशन आया है यूके से कॉमनवेल्थ प्रोग्राम का, और ये मीटिंग अक्टूबर में है। तो इस हवाले से भी जैसी अपडेट्स मिलेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं बिजली के बिलों के हवाले से। तो मरियम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया था पंजाब में कि 14 रुपए का रिलीफ मिलने वाला है, तो वो रिलीफ तो नहीं मिला है। उसी के साथ साथ ये बात बता दी गई है कि जी ये जो रिलीफ था ये सिंगल फेज वालों के लिए था, 3 फेज मीटर के लिए नहीं था। तो जो 3 फेज वाले मीटर वाले बेचारे लोग थे वो जाते रहे, चक्कर लगाते रहे लाहौर के अंदर बिजली दफ्तरों के, और वहां पर उनको यही बात बताई गई कि जी ये तो सिंगल फेज वालों के लिए है। तो ये चीज़ पहले कहीं पे नहीं बताई गई थी। पहले आकर इस तरीके से ऐलान किया गया था कि जैसे बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं पूरे मुल्क को, और उसके बाद ये निकला क्या कि सिर्फ सिंगल फेज वालों के लिए ये
ریلیف ہے۔ تو ناظرین اب حزب اللہ کی اگر میں طرف سے بات کروں تھوڑی سی کہ حزب اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بھی بدلہ لیں گے اسرائیل سے۔ ٹیکنالوجی میں اسرائیل بہت آگے ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس دفعہ اسرائیل نے پراپر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، چاہے وہ پیجر ہوں یا چاہے وہ واکی ٹاکیز ہوں، اور اسرائیل کسی بھی طرح سے اس جنگ کو روکنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو ناظرین 25 سپٹمبر آ رہا ہے، 25 سپٹمبر کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونا ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ کڑوی گولی اب ہمیں دوبارہ سے کھانی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اثرات آتے ہیں وہ آپ کے سامنے جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا ناظرین، آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں فری لانسنگ سے ریلیٹڈ۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ فری لانسنگ کیسے سٹارٹ کریں، فری لانسنگ کے اندر کیا چیز ہے، فری لانسنگ میں کیا چیز ہے جو جلدی سیکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں ایک پراپر ویڈیو بناؤں تو مجھے یہاں پہ کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے۔ اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے تو میں اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں خود بھی ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا ہوں۔ کس طریقے سے آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، کیا چیز آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں، کون سے آپ کو کورس میں جانا چاہیے، کس میں نہیں جانا چاہیے، آپ کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے، اس کو آپ کیسے جانچ سکتے ہیں کہ آپ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر ایک اس چیز کے اوپر ویڈیو بنا کے دی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، نواز شریف صاحب کی لندن جانے کی خبریں بھی ابھی گردش میں ہیں۔ اب وہ کب جاتے ہیں لندن، اور اب وہ لندن کب جاتے ہیں، کوئی حتمی ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ 5000 سبسکرائبر تک کا ہمارا ٹارگٹ ہے جو کہ ہمیں دسمبر تک پورا کرنا ہے۔ اگر یہ پورا ہو گیا تو نیو ایئر کے اوپر کریں گے کچھ دھماکہ، کچھ گفٹ بھی لائیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے سبسکرائب کر دینا ہے، اور یہ سبسکرائبرز کمپلیٹ کرانے میں مدد کرنی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔